जब हम किसी अनजान शहर में जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, फोन निकालते हैं और एक डिजिटल नक्शा खोल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तुरंत गूगल मैप्स या कुछ और खोल लिया। बिल्कुल। और हमें पता होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कौन सी सड़क उत्तर की तरफ जा रही है, मंजिल कितनी दूर है। सब कुछ बहुत ही स्पष्ट होता है, एक ग्रिड में बटा हुआ। मतलब एक तरह का नियंत्रण महसूस होता है कि हाँ, हमें पता है हम कहाँ हैं। हाँ, एक ऐसा स्पष्ट ग्रिड जहां हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी गई है। इससे दिमाग को बड़ा सुकून मिलता है कि दुनिया कुछ ठोस नियमों पर चल रही है। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, जब हम रात में किसी साफ आसमान की तरफ देखते हैं और इस ब्रह्मांड का नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं तो अचानक वो सारा ग्रिड, वो सारी स्पष्टता और नियंत्रण एकदम से गायब हो जाता है। एकदम गायब, कुछ समझ नहीं आता। हाँ, हम एक ऐसे अनंत विस्तार को देख रहे होते हैं जो न केवल अथाह है बल्कि पूरी तरह से अदृश्य और विचित्र चीजों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे भौतिकी के वे नियम भी कई बार काम करना बंद कर देते हैं जिन्हें हम सच मानते हैं। मैं तो इसे एक ब्रह्मांडीय भूल भुलैया कहना ज्यादा सही मानूंगा, जहां नियम हर मोड़ पर बदलते हुए महसूस होते हैं। और सच कहा जाए तो आधुनिक विज्ञान के इतने विकास के बावजूद हम अभी भी इस भूल भुलैया का नक्शा बनाने की बस शुरुआत ही कर रहे हैं। और यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा यानी इस डीप डाइव का विषय है। आज हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों की परतों को खोलेंगे। इस सफर के लिए मैंने कई दिलचस्प रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स खंगाले हैं। अच्छा, तो आज काफी तैयारी है। बिल्कुल। बीबीसी की नई रिपोर्ट से लेकर बिग बैंग के इतिहास तक, ब्लैक होल पर नासा के दस्तावेज और यहाँ तक कि मशहूर खगोल शास्त्री कार्ल सेगन के विचार भी हमारी इस बातचीत का हिस्सा बनेंगे। बेहतरीन। हमारा मिशन बहुत सीधा है, बिना किसी भारी भरकम जार्गन या सूचना के बोझ के इस ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को समझना। तो चलिए 13.82 बिलियन साल पीछे चलते हैं, उस पल में जब अंतरिक्ष और समय का जन्म हुआ था, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग विज्ञान के इतिहास में शायद ये सबसे ज्यादा क्रांतिकारी विचार है। 1927 में जॉर्जेस लेमेत्रे ने पहली बार यह प्रस्ताव रखा था कि ब्रह्मांड कोई स्थिर जगह नहीं है, ये लगातार फैल रहा है। और फिर 1929 में एडविन हबल ने अपने दूरबीन से इसे पूरी तरह से साबित कर दिया। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर चीजें आज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम समय की फिल्म को रिवर्स में चलाएं, तो सब कुछ एक दूसरे के बहुत करीब रहा होगा। बिल्कुल सही। मतलब एक ऐसा समय रहा होगा जब ब्रह्मांड का सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा एक अत्यंत गर्म और बेहद छोटे बिंदु में सिमटी हुई थी, जिसे विज्ञान में शायद सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एडविन हबल ने दूरबीन से ये देखा कि दूर की आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी लाल रंग की तरफ खिसक रही है, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट, ये कैसे काम करता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब कोई एम्बुलेंस हमारे पास से गुजरकर दूर जाती है तो उसके सायरन की आवाज धीमी और लंबी खींचने लगती है। अच्छा, हाँ, वो आवाज बदल जाती है। एग्जैक्टली। रोशनी के साथ भी यही होता है। आकाशगंगाएं दूर जा रही हैं, इसलिए उनकी रोशनी की तरंगें खिंचकर लाल हो रही हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा खटकती है वो है इसका नाम, बिग बैंग। जब हम बैंग या विस्फोट सुनते हैं तो दिमाग में एक बॉम्ब या पटाखे के फटने की तस्वीर आती है। हाँ, एक बहुत आम गलतफहमी है ये। वही तो, जैसे किसी खाली कमरे के अंदर कोई चीज फट गई हो और उसके टुकड़े हवा में फैल रहे हो। लेकिन नासा के एक बहुत ही शानदार लेख में यह समझाया गया है कि ब्रह्मांड के साथ ऐसा नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। यह अंतरिक्ष के अंदर होने वाला विस्फोट नहीं था, बल्कि ये खुद अंतरिक्ष का फैलाव था। क्या इसे नासा के लेख की तरह एवरीवेयर स्ट्रेच कहना ज्यादा सही नहीं होगा? हर जगह का एक साथ खींचना। और ये बहुत ही सटीक परिभाषा है। शुरुआत में ब्रह्मांड का कोई किनारा या कोई बाहर नहीं था जिसमें वो फैल सके, खुद स्पेस ही फैल रहा था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये खिंचाव इतनी तेजी से हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। विज्ञान में इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन, तो ये आखिर कितना तेज था? मतलब कुछ अंदाजा? ये ब्रह्मांड के जन्म के 1 सेकंड के एक बहुत ही छोटे हिस्से में हुआ था।
पलक झपकने से भी अरबों गुना कम समय में ब्रह्मांड एक छोटे से परमाणु से लेकर एक संतरे के आकार तक और फिर पूरे सौर मंडल से भी बड़ा हो गया। बाप रे, इतना तेज? हाँ, और इस इन्फ्लेशन की वजह से ही एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझती है। आज हम देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का तापमान लगभग एक समान है, एब्सोल्यूट जीरो से केवल 2.725 डिग्री सेल्सियस ऊपर। एक मिनट, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है तो उसका तापमान हर जगह एक समान कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं लगता। यही तो इन्फ्लेशन का कमाल है। कल्पना करें कि एक कप में गर्म और ठंडा पानी है। अगर उसे तुरंत जमा दिया जाए तो वो अलग अलग रहेगा, लेकिन अगर उस पानी को मिलने का समय मिल जाए और उसके बाद वो कप अचानक से फैलकर एक पूरे महासागर जितना बड़ा हो जाए तो उस महासागर का तापमान हर जगह एक सा होगा। ओह, तो बिग बैंग के ठीक बाद इन्फ्लेशन से पहले ब्रह्मांड इतना छोटा था कि तापमान को हर जगह एक समान होने का समय मिल गया। बिल्कुल सही पकड़े। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। और जैसे जैसे ये एवरीवेयर स्ट्रेच आगे बढ़ा, ब्रह्मांड ठंडा होने लगा, गैस के बादल बने और गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें खींचकर तारे और आकाशगंगाएं बना दी। हाँ, लेकिन कहानी में यहीं पर एक बहुत बड़ा और रहस्यमय मोड़ आता है। अच्छा। जब हम तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं और खुद इंसानों की बात करते हैं, यानी वो सारा सामान्य पदार्थ जिसे देखा या छुआ जा सकता है, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 4 से 4.9% ही है। रुकिए एक सेकंड, मतलब हम जो कुछ भी अपनी आंखों से या जेम्स वेब जैसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली दूरबीनों से देखते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का महज 5% से भी कम है। हाँ, महज 5%। तो बाकी का 95% हिस्सा किस चीज से बना है? ये खगोल विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। बाकी का लगभग 26.8% हिस्सा डार्क मैटर है और 68.3% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर? ये डार्क क्यों है? क्या ये काले रंग का है या कुछ ऐसा? नहीं, डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते और ये रोशनी के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ना ये रोशनी को सोखता है, ना ही परावर्तित करता है। ये पूरी तरह से अदृश्य है। अदृश्य है? हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि ये वहां मौजूद है। पर हम ये कैसे जानते अगर हम इसे देख ही नहीं सकते? मतलब ये तो भूत वाली बात हो गई। गुरुत्वाकर्षण की वजह से जब वैज्ञानिक आकाशगंगाओं के घूमने की गति को मापते हैं तो वे इतनी तेजी से घूम रही होती हैं कि उन्हें अब तक टूटकर बिखर जाना चाहिए था। अच्छा, तो वो बिखर क्यों नहीं रही? क्योंकि सामान्य तारों और गैस का गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक साथ बांध कर रखने के लिए काफी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि कोई अदृश्य गोंद है, कोई अदृश्य द्रव्यमान है जो उन्हें थामे हुए है। उसी अदृश्य गोंद को डार्क मैटर कहते हैं। चलिए, डार्क मैटर तो समझ आ गया कि वो चीजों को बांध रहा है गोंद की तरह, लेकिन फिर ये डार्क एनर्जी क्या है? क्या ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं? एक तरह से हाँ, और डार्क एनर्जी उससे भी ज्यादा रहस्यमय है। ये खाली अंतरिक्ष की अपनी ही ऊर्जा है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा है, बल्कि इसके फैलने की गति लगातार तेज हो रही है। फैलने की गति तेज हो रही है? हाँ, कोई ऐसी अदृश्य ताकत है जो हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। उसी ताकत को डार्क एनर्जी नाम दिया गया है। ये तो स्कूल में पढ़ी गई विज्ञान की किताबों को पूरी तरह से पलट देता है। हमें हमेशा सिखाया गया कि गुरुत्वाकर्षण चीजों को अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल। लेकिन डार्क एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड के ज्यादातर हिस्से में गुरुत्वाकर्षण चीजों को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण काम ही नहीं कर रहा है, लाइक ग्रेविटी ब्लोज। ये एक बहुत ही मजेदार और सटीक उपमा है। डार्क एनर्जी अंतरिक्ष को हर तरफ से खींच रही है, लेकिन इस अदृश्य ब्रह्मांड की बात सिर्फ डार्क मैटर या डार्क एनर्जी तक सीमित नहीं है। और भी कुछ है? हाँ, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सामान्य पदार्थ होने के बावजूद एकदम भूतिया हैं, जैसे कि न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो? जब मैं रिसर्च पढ़ रही थी तो इनके बारे में एक फैक्ट ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। कौन सा फैक्ट? एक अनुमान के मुताबिक हर सेकंड एक इंसान के अंगूठे के नाखून से 100 बिलियन यानी 100 अरब न्यूट्रिनो कण आर पार हो जाते हैं, और ये सीधे सूरज के केंद्र से आ रहे हैं। बिल्कुल सही। मतलब जब हम यहाँ शांति से बैठे बात कर रहे हैं तब भी हमारे शरीर से अरबों कण गुजर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। ये हमें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? क्योंकि न्यूट्रिनो इतने अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं और उन पर कोई विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता।
वे सामान्य पदार्थ के साथ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करते। वे पृथ्वी के आर पार ऐसे निकल जाते हैं जैसे किसी दीवार के आर पार कोई भूत गुजर जाए। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये लंबे समय तक एक सिरदर्द बने रहे। सिरदर्द क्यों? क्या वे इन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे? हाँ, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने सूरज से आने वाले इन कणों को पकड़ने के लिए जमीन के बहुत नीचे बड़े बड़े टैंक बनाए तो उन्हें उम्मीद से केवल 1/3 न्यूट्रिनो ही मिले। सिर्फ 1/3? हाँ, ऐसा लगा जैसे सूरज के काम करने के तरीकों को लेकर हमारी सारी गणित ही गलत हो गई है। तो बाकी के 2/3 कण कहाँ गए? वे कहीं गए नहीं, बल्कि उन्होंने अपना रूप बदल लिया। बीबीसी के एक विज्ञान लेख में इसे एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। कल्पना करें कि एक जानवर है जो गाय भी है, सुअर भी है और मुर्गी भी है। अरे बाप रे! वह यात्रा करते समय इन तीनों रूपों के बीच लगातार बदलता रहता है। न्यूट्रिनो भी क्वांटम सुपरपोजिशन में ऐसे ही रूप बदलते हैं। रुकिए, क्वांटम सुपरपोजिशन, ये भारी शब्द कहाँ से आ गया? क्या इसका मतलब है कि वह एक ही समय में कई अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं? बिल्कुल। क्वांटम दुनिया में जब तक किसी कण को देखा या मापा नहीं जाता, वह संभावित अवस्थाओं के मिश्रण में रहता है। न्यूट्रिनो के 3 अलग अलग फ्लेवर या प्रकार होते हैं। जब वे सूरज से निकलते हैं तो एक प्रकार के होते हैं, लेकिन पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते वे दूसरे प्रकार में बदल जाते हैं। अच्छा। चूंकि शुरुआती डिटेक्टर सिर्फ एक ही प्रकार को पकड़ने के लिए बनाए गए थे, इसलिए वे बाकी के 2 प्रकारों को देख ही नहीं पाए। ब्रह्मांड सच में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है। और जब अजीब और डरावनी चीजों की बात आती है तो ब्लैक होल का जिक्र कैसे छूट सकता है? ब्लैक होल तो जरूरी है। नासा की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल छिपा हुआ है। यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के ठीक बीच में भी सैजिटेरियस ए स्टार नाम का एक विशाल ब्लैक होल है। और इनके आकार इतने बड़े होते हैं कि उन्हें समझना मतलब दिमाग के लिए मुश्किल हो जाता है। अब तक का खोजा गया सबसे भारी ब्लैक होल टन 618 है, जिसका वजन हमारे सूरज से 66 बिलियन गुना ज्यादा है। 66 बिलियन गुना? हाँ, और पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ब्लैक होल मिला है, गैया BH1, वो सिर्फ 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्लैक होल के बारे में सबसे मशहूर बात यही है कि उनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश यानी ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज भी उससे बच नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन रिसर्च में मैंने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्पगेटिफिकेशन। ये सुनने में तो बड़ा इटालियन खाने जैसा लगता है, लेकिन असल में ये बहुत खौफनाक है। बहुत खौफनाक। हाँ, अगर कोई इंसान ब्लैक होल के बहुत करीब चला जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण उसके पैरों पर लगेगा वो उसके सिर पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से बहुत ज्यादा होगा। मतलब पैरों को इतनी जोर से खींचा जाएगा कि पूरा शरीर एक नूडल या स्पेगेटी की तरह लंबा खींच जाएगा। बिल्कुल। विज्ञान की भाषा में इसे टाइडल फोर्स कहते हैं। शरीर एक पतली धागे जैसी संरचना में खिंच जाएगा। मौत बहुत दर्दनाक होगी। उफ। एक और बात जो मुझे हैरान करती है वो है ब्लैक होल का घूमना। हाँ, स्पिन। जी। GRS 1915+105 नाम का एक ब्लैक होल 1 सेकंड में 1000 बार अपनी धुरी पर घूमता है। 1 सेकंड में 1000 बार। ये तो किसी वॉशिंग मशीन के स्पिन साइकिल से भी लाखों गुना तेज है। सही कहा। लेकिन अगर ब्लैक होल सिर्फ अनंत घनत्व का एक बिंदु है तो उसमें घूम क्या रहा है? यह एक बहुत ही शानदार सवाल है। जब हम कहते हैं कि ब्लैक होल घूम रहा है तो वास्तव में वो अपने आसपास के अंतरिक्ष और समय यानी स्पेस टाइम को ही अपने साथ खींचकर घुमा रहा होता है। स्पेस टाइम को ही घुमा रहा है। हाँ, इसे फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। और उसके चारों तरफ गैस और धूल की एक डिस्क होती है जो बहुत तेज गति से चक्कर लगाती है, जिससे भारी मात्रा में एक्सरे पैदा होती है। खैर, इन डरावने ब्लैक होल और स्पगेटी बन जाने के ख्याल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कुछ ज्यादा जीवंत चीजों की बात करते हैं। हाँ, बेहतर रहेगा। इंसान हमेशा से यह सवाल पूछता आया है कि क्या इस विशाल और खतरनाक अंतरिक्ष में जीवन कहीं और भी है? क्या कोई और भी है जो हमारी ही तरह सितारों को देख रहा है? और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने एक बड़ा कदम उठाया है। 6000 से अधिक ज्ञात एक्सोप्लैनेट्स यानी वो ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं, उनमें से वैज्ञानिकों ने 45 ऐसे चट्टानी ग्रहों की पहचान की है जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। हैबिटेबल जोन में ऐसे सर्दियों में जलने वाले अलाव की तरह सोचती हूँ। कैसे? अगर कोई अलाव के बहुत करीब बैठता है तो वो जल सकता है, और अगर वो बहुत दूर बैठता है तो ठंड से जम जाएगा। सही गर्मी पाने के लिए बिल्कुल सही दूरी पर बैठना जरूरी होता है। बहुत सही एनालॉजी है।
अंतरिक्ष में भी एक ग्रह को अपने तारे से इतनी दूरी पर होना चाहिए कि वहां का तापमान न तो पानी को उबालकर भाप बना दे और ना ही उसे जमाकर बर्फ कर दे। तरल पानी जीवन की पहली शर्त है। बहुत अच्छी उपमा है। और इन 45 ग्रहों में से कुछ बेहद खास हैं, जैसे ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम जो हमसे करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर है। इसके पास 1 या 2 नहीं बल्कि 4 ऐसे ग्रह हैं जो हैबिटेबल जोन में हैं। 4 ग्रह हैं? हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब इन ग्रहों के वायुमंडल की जांच कर रहा है। लेकिन टेलीस्कोप से वायुमंडल की जांच कैसे होती है? टेलीस्कोप तो सिर्फ रोशनी की एक छोटी से बिंदु को देखता है ना? यहीं पर विज्ञान का जादू काम आता है, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी? हाँ, जब वो ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी उस ग्रह के वायुमंडल से छनकर हम तक पहुंचती है। ग्रह के वायुमंडल में मौजूद गैसें कुछ खास रंगों की रोशनी को सोख लेती हैं। अच्छा। जेम्स वेब उस रोशनी को एक इंद्रधनुष की तरह फैलाता है और जो रंग गायब होते हैं वो एक बारकोड की तरह काम करते हैं। अगर हमें उस बारकोड में मीथेन या ऑक्सीजन जैसी गैसों के निशान मिलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर ये गैसें मुख्य रूप से जीवन द्वारा ही पैदा होती हैं। ये तो कमाल की तकनीक है। मतलब हम 40 प्रकाश वर्ष दूर बैठे ग्रह की हवा को सूंघने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन ये भी सच है कि जीवन के लिए सिर्फ सही दूरी होना ही काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर सिर्फ सूर्य से दूरी ही पैमाना होती तो हमारे अपने सौरमंडल में मंगल और शुक्र भी रहने लायक हो सकते थे। सही बात है। लेकिन शुक्र एक खौलता हुआ एसिड का नर्क है, क्योंकि वहां ग्रीनहाउस प्रभाव बेकाबू हो चुका है, और मंगल का वायुमंडल छिन चुका है, जिससे वो एक जमा हुआ बंजर रेगिस्तान बन गया है। ग्रह का आकार, उसका वायुमंडल और उसकी कक्षा कितनी अंडाकार है, ये सब बहुत मायने रखता है। और शायद इसीलिए ब्रह्मांड में जीवन इतना दुर्लभ है। मैंने पढ़ा है कि हमारा अपना सौर मंडल कोई स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें दूसरे तारों के पास ऐसे ग्रह मिले हैं जिन्हें हॉट जुपिटर कहा जाता है, यानी बृहस्पति जितने बड़े गैस के दानव जो अपने तारे के इतने करीब हैं कि वे भुन रहे हैं। कुछ ग्रह तो अपने तारे के घूमने की उल्टी दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक इतने उत्साहित रहते हैं। हर नई खोज दिखाती है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विविध और अप्रत्याशित है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर ब्रह्मांड में हमारी जैसी परिस्थितियां वाले 45 संभावित ग्रह हमारी इतनी पहुंच के भीतर हैं और पूरे ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या लगभग 100 बिलियन ट्रिलियन है, यानी एक के पीछे 23 शून्य, तो फिर हमें आज तक किसी और सभ्यता का कोई पक्का संकेत क्यों नहीं मिला? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इतने सारे घर मौजूद हैं लेकिन कोई आवाज नहीं दे रहा है। इसी गहरे सन्नाटे को देखकर मशहूर भौतिक विज्ञानी एनरिको फेर्मी ने एक बार पूछा था, सब लोग कहाँ हैं? इसे ही विज्ञान में फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। ये पैराडॉक्स सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इतने अवसर होने के बावजूद खामोशी क्यों है? इसके पीछे कई ग्रेट फिल्टर थ्योरीज हैं। एक डरावना सिद्धांत यह है कि शायद तकनीकी सभ्यताएं बहुत कम समय के लिए ही टिक पाती हैं। मतलब वे खुद को खत्म कर लेती है? हाँ, जब कोई सभ्यता इतनी उन्नत होती है कि वो परमाणु ऊर्जा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ले, तो क्या वो इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में फैलने के लिए करती है या खुद को नष्ट करने के लिए? शायद ज्यादातर सभ्यताएं खुद को तबाह कर लेती हैं। ये अकेलापन और ये खामोशी मुझे एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक तस्वीर की याद दिलाती है, जिसका जिक्र कार्ल सेगन ने किया था। पेल ब्लू डॉट। जी, 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 अंतरिक्षयान पृथ्वी से करीब 4 बिलियन मील दूर जा चुका था। वो सौर मंडल को पार कर रहा था। उस समय कार्ल सेगन ने नासा को इस बात के लिए राजी किया कि वॉयेजर के कैमरे को पीछे घुमाकर हमारे घर की एक आखिरी तस्वीर ली जाए। और वो कैमरा घुमाना कोई आसान काम नहीं था। यान के सिस्टम को बचाना था और सूरज की सीधी रोशनी से कैमरे के खराब होने का भी डर था, लेकिन वो जोखिम उठाया गया। और उस जोखिम से जो तस्वीर मिली उसे द पेल ब्लू डॉट कहा गया। उस तस्वीर में पृथ्वी महज 0.12 पिक्सल का एक हल्का सा नीला बिंदु है। सूरज की बिखरी हुई रोशनी की एक किरण में फंसा हुआ एक छोटा सा धूल का कण। कार्ल सेगन ने इसके बारे में जो लिखा है वो आज भी सीधा दिल पर लगता है। उन्होंने कहा था कि इस एक छोटे से बिंदु पर वो हर इंसान रहा है जिससे किसी ने भी प्यार किया है। मानव इतिहास का हर राजा, हर किसान, हर क्रूर तानाशाह, हर आविष्कारक और हर आम इंसान इसी सूर्य की किरण में लटकते हुए धूल के कण पर जिया है। ये बहुत ही भावुक कर देने वाला विचार है ना?
उस पिक्सल को देखकर ये गहराई से महसूस होता है कि इस विशाल, अंधेरे और ठंडे ब्रह्मांड में बाहर से कोई सुपर हीरो या कोई एलियन सभ्यता हमें हमारी ही गलतियों से बचाने नहीं आने वाली। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो खगोल विज्ञान वास्तव में इंसान को बहुत विनम्र बनाता है। यह हमारे अहंकार को चुनौती देता है। बिल्कुल। जब हम डार्क मैटर, ब्लैक होल और अरबों आकाशगंगाओं के बीच अपनी जगह देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान का असली उद्देश्य सिर्फ नई दूरबीनें बनाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य ये समझना है कि ये छोटा सा नीला बिंदु ही हमारा एकमात्र घर है। हमें इसे सहेजना है और एक दूसरे के प्रति अधिक जिम्मेदार होना है। एक बहुत ही सुंदर और जरूरी विचार। हमने आज के इस सफर में ब्रह्मांड के जन्म की बात की। हमने इसके अंदर छुपे डार्क एनर्जी और ब्लैक होल्स के तंत्र को समझा। जेम्स वेब के बारकोड से लेकर कार्ल सेगन के पेल ब्लू डॉट तक का सफर तय किया। लेकिन एक आखिरी सवाल जो मैं पीछे छोड़ना चाहती हूँ। पूछिए। हमने ब्रह्मांड की शुरुआत तो देख ली, लेकिन इसका अंत कैसे होगा? विज्ञान के पास इसके लिए कुछ बहुत ही खौफनाक सिद्धांत हैं, जैसे कि बिग क्रंच, जहां गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाएगा और पूरा ब्रह्मांड वापस सिकुड़कर उसी एक अत्यंत गर्म बिंदु में क्रैश हो जाएगा। या फिर बिग फ्रीज, जहां डार्क एनर्जी हावी रहेगी, सब कुछ इतना दूर चला जाएगा कि तारे बुझ जाएंगे और सब कुछ बर्फ की तरह एब्सोल्यूट जीरो पर जम जाएगा। और एक तीसरा भी है, बिग रिप, जहां डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो सिर्फ आकाशगंगाओं को नहीं बल्कि खुद स्पेस टाइम और एक-एक परमाणु को चीर कर रख देगी। बिग क्रंच, बिग फ्रीज या फिर बिग रिप, अंत जो भी हो, अगली बार जब रात के आसमान में उन तारों को देखा जाए तो उस सन्नाटे में छुपे इन तूफानों के बारे में जरूर सोचेगा। ये ब्रह्मांड एक रहस्यमयी मशीन है और हम इसके सबसे अनोखे हिस्से हैं, वो हिस्सा जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। आसमान की ओर देखते रहिएगा।